नमस्कार। चलिए, आज हम उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो भारत जैसे एक विशाल और विविध लोकतंत्र की मशीनरी को चलाते हैं। ये सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं हैं, बल्कि ये शक्ति के वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि देश का शासन आखिर चलेगा कैसे। तो आज का हमारा सवाल है, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन टेम पावर? यानी संविधान शक्ति को कैसे नियंत्रित करता है। देखिए, ये सवाल किसी भी लोकतंत्र की आप कह सकते हैं बुनियाद है, और भारतीय संविधान इसका एक बहुत ही गहरा और असरदार जवाब देता है। ये समझना कि शक्ति को सीमित और जवाबदेह कैसे बनाया जाता है, असल में संविधान की आत्मा को समझने जैसा है। और ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही मजबूत, एक अटूट नियम से शुरू होती है, और वो नियम ये है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यही वो एक विचार है जो ये सुनिश्चित करता है कि शासन मनमाने ढंग से ना चले, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर चले। इसी आधार पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर ये सब टिका है, और वो नींव है विधि का शासन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन आज के भारत में इसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, चाहे कोई भी हो, सरकार में बैठा कोई बड़ा अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम नागरिक, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सर्वोच्च कौन है? कानून। और हर किसी को बिना किसी भेदभाव के उसी कानून का पालन करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर ज्यूरिस्ट हुए एवी डाइसी। उन्होंने रूल ऑफ लॉ को 3 पिलर्स या कह लीजिए 3 स्तंभों में बांटा। पहला, किसी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने कानून तोड़ा है। दूसरा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, पद चाहे कोई भी हो। और तीसरा, हमारे जो अधिकार हैं वो अदालतों के फैसलों से सुरक्षित और परिभाषित होते हैं। अब यही जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है वो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि आर्टिकल 14 ने इसे और भी मजबूत बनाया है 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि किसी के पास कोई खास प्रिविलेज नहीं होगा। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कानून सबसे ऊपर है, पर सवाल ये उठता है कि सरकार जो खुद इतनी शक्तिशाली है वो कैसे जवाबदेह बनती है। इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत में। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 75(3) में ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये एक लाइन आप समझिए हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका मतलब क्या है? इसे एक टीम की तरह समझिए। जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है वो एक टीम है, और इस टीम का नियम है एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। मतलब सरकार का कोई भी फैसला हो उसके लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी सरकार को, पूरी टीम को इस्तीफा देना होता है। वैसे एक छोटी सी बात, अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में आपको मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें ऐसे और डिटेल्ड एनालिसिस आप तक लाने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल लायबिलिटी में फ़र्क होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि पॉलिसी डिसीजंस के लिए पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है। वहीं पर्सनल लायबिलिटी का मतलब है कि एक मंत्री अपने खुद के डिपार्टमेंट के कामों के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी एक विभाग में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होता है, न कि पूरी सरकार। चलिए, अब तक हमने ये समझा कि सरकार कैसे जवाबदेह है, पर वो जिन कानूनों और नियमों का पालन कर रही है उन्हें बनाता कौन है? ये शक्ति किसके पास है? इसका जवाब है हमारी संसद। जब हम संसद की बात करते हैं तो टेक्निकली भारतीय संसद के 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भंग नहीं होती। वहीं लोकसभा या लोअर हाउस सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। संसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करती है।
देश का पूरा पैसा, पब्लिक फाइनेंस संसद के कंट्रोल में होता है। सरकार पर नजर रखना, उसे जवाबदेह बनाना, ये भी संसद का ही काम है। सच तो ये है कि सरकार तभी तक पावर में है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है। असली शक्ति यही है। तो अब तक हमने अलग अलग पीसेस को देखा, एक सिद्धांत, एक मैकेनिज्म और एक इंस्टीट्यूशन। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? तो देखिए, ये सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ, जो कहता है कि सरकार को जवाबदेह होना ही पड़ेगा। ये जवाबदेही, जिसे हम एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, इसे सुनिश्चित कौन करता है? हमारी संसद, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट के जरिए। ये एक चेन है, एक साइकिल है जो शक्ति को कंट्रोल में रखती है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो ये पूरा ढांचा, ये पूरी संरचना शासन चलाने के लिए एक रूल बुक तो बना देती है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर संविधान एक रूल बुक है, तो इस खेल में रेफरी कौन है? कौन तय करेगा कि नियम सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं? और यही सवाल हमें एक और बहुत जरूरी सिद्धांत की ओर ले जाता है, जुडिशरी की भूमिका। लेकिन इस पर बात हम फिर कभी करेंगे।